हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मिशन कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे मौर्य काल एवं मौर्योत्तर काल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपका ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के सारे कवर किए गए, इसमें सभी डिस्कस करेंगे एक ही वीडियो में। वन शॉट वीडियो रहेगा आपका। पहला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन पूछ रहा है आपसे। तो देखो, पहला कथन है, उन्होंने सिकंदर अलेक्जेंडर से मुलाकात की और उनकी सेना में शामिल हुए ताकि मैसेडोनिया युद्ध कौशल को सीख सके। अच्छा, ऐसा भी, हाँ, तो बिल्कुल बात सही है, उसमें शामिल हुए थे, तो सही बात है। बैरम खां उनका सबसे अच्छा, बैरम खां इसमें कहाँ आ जाएगा? ठीक है, ये अकबर के टाइम पे था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल है, 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले किस नदी को पार किया था? सबसे पहले पार किया था सिंधु नदी को पार किया था। किस नदी को पार किया था? तो सिंधु नदी को पार किया था इसने। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन है? तो इनका नाम है, क्या नाम है? इनका नाम है दोस्तों, ये तो सबको पता है, क्या? विष्णुगुप्त, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है। ठीक है, विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहा जाता है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंडिका हो जाएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य के जो आपके अर्थशास्त्र लिखा, उन्होंने उस पर चर्चा की है, राजनीतिक नीतियों के बारे में चर्चा की है। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? तो ये आपका आया था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे आया था। कौन आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर मेगास्थनीज भारत में आया था। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त का पुत्र मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। तो देखो, यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन सा था? उसका नाम था, क्या नाम था? बिंदुसार था। क्या हो जाएगा? बिंदुसार हो जाएगा। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो ऐसे कौन सा राजा है? तो ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य ही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला सवाल है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है जो आपका मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो की थी किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में किस धर्म को अपना लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, कहा जाता है कि संलेखना पद्धति के माध्यम से अपने प्राण भी त्यागे थे, तो इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था। किस धर्म को? जैन धर्म को। किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? ऐसा कौन था जिसने दक्कन पर भी विजय प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ही हो जाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला सवाल है, पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी सर्वप्रथम किस मौर्य राजा ने बनाया था? तो इनके बारे में भी जस्ट अभी चर्चा किया। चंद्रगुप्त मौर्य ही था जिसने अपने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था पहली बार। जैन ग्रंथों में से चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। कहता है कि निम्नलिखित जैन ग्रंथों में से चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। तो ये आपका मिलता है किसमें? परिशिष्ट वर्मन में मिलता है, परिशिष्ट पर्वन में मिलता है। किसमें? परिशिष्ट पर्वन में मिलता है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस स्थान पर संलेखना विधि से 43 दिनों में जीवन का अंत कर दिया था? देखो, अभी ये क्वेश्चन बता रहे थे, तो ये कहाँ पर? श्रवणबेलगोला। ये कहाँ पर पड़ता है? ये आपका कर्नाटका में पड़ता है। कहाँ पर पड़ेगा? कर्नाटका में पड़ेगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, बिंदुसार का पुत्र कौन था? तो बिंदुसार का पुत्र हो जाएगा, उसका नाम था, क्या नाम था? अशोक हो जाएगा। क्या? बिंदुसार का बेटा कौन था? अशोक। किस मौर्य शासक को अमित्रघात के रूप में जाना जाता है? तो अमित्रघात के रूप में अगर बात की जाती है तो बिंदुसार को ही जाना जाता है। अगला सवाल है, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका उल्लेख जो मिलता है बुद्ध घोष की सामंत पाशादिका में मिलता है। ठीक है, बुद्ध घोष की सामंत पाशादिका में मिलता है। बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ पर अशांति फैली हुई थी? तो कहाँ पर अशांति फैली थी? तक्षशिला में फैली थी। कहाँ पर फैली थी? तक्षशिला में फैली थी। कहाँ पर? तक्षशिला में फैली थी। डायनोसियस नामक राजदूत किस मौर्य शासक के काल में आया था? डायनोसियस जो आता है आपका, ये बिंदुसार के समय पे आता है। ठीक है, बिंदुसार के शासनकाल में डायनोसियस आता है।
किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? तो अशोक के शिलालेखों से जो जानकारी मिलती है वो आपके कहता है कि जीवन वृत्त के बारे में बताता है, आंतरिक नीति और विदेश नीतियों के बारे में चर्चा करता है। तो उपयुक्त सभी विकल्प सही है। अगला सवाल है, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सकें। इन धर्म प्रचारकों में उनका पुत्र और पुत्री, नाम पूछ रहा है आपसे, क्या नाम था उनका? तो उसके पुत्र का नाम महेंद्र था और उसकी पुत्री का नाम संघमित्रा हो जाएगा। अगला सवाल है, मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक का क्या नाम है? तो उसका स्मारक का नाम है सांची स्तूप। क्या है? सांची स्तूप है। ठीक है, सांची स्तूप हो जाएगा। अगला सवाल है, अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए हैं? तो किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ये आपके किसमें? खरोष्ठ ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। ठीक है, किसमें? अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख किस निम्न में से किस लिपि में लिखे गए? तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। अशोक तर्कसिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। वे किसके पोते थे? अशोक तर्कसिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। वे के पोते थे। तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? ये चंद्रगुप्त मौर्य कोई पोते थे। ठीक है। अगला सवाल, अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में पर विजय थी जो उनके जीवन का महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ है। तो ये आपका कौन सा विजय थी? आपका जो कलिंग विजय है आधुनिक युग में, मतलब वो कहाँ पे है ये आपसे पूछ रहा है। तो कलिंग आपका कहाँ पे पड़ता है? उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा। कलिंग में खारवेल राजा का शासक था। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक के विजय का उल्लेख किया जाता है? तो 13वें शिलालेख में। किसमें? 13वें शिलालेख में चर्चा की जाती है। अगला सवाल है, ने धर्म विजया धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की। किसने विकसित की? तो ये विकसित करने वाला व्यक्ति है, इसका नाम है अशोक। क्या नाम है? इसका नाम है अशोक हो जाएगा। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? प्रथम अंग्रेज कौन था? तो उसका नाम था जेम्स प्रिंसेप था। क्या नाम था? जेम्स प्रिंसेप हो जाएगा। अशोक ने के युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था। तो अशोक ने के युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था। किसके युद्ध के बाद? तो कलिंग युद्ध के बाद में। ठीक है, कलिंग युद्ध के बाद में उसने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष मतलब आक्रमण किया था। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? कौन सा ऐसा अभिलेख है जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका गुर्जरा अभिलेख में। किसमें? गुर्जरा अभिलेख में हो जाएगा। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं किस नाम से? तो ये आपके जाने जाते हैं प्रियदर्शी नाम से जाने जाते हैं। प्रियदर्शी नाम से जाने जाते हैं। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवानामप्रिय के रूप में किया गया है? तो ये कौन हो जाएगा? ये अशोक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अशोक हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया जाता है? ऐसा कौन सा जिसमें अशोक का भी अभिलेख पाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका महाक्षत्रप रुद्रादामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, महाक्षत्रप रुद्रादामन का जूनागढ़ अभिलेख जिसमें अशोक का अभिलेख भी पाया जाता है। किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? तो इसकी किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? तो आप कैसे अभी जस्ट पीछे क्वेश्चन किया था, जीवन वृत्त है इसके बारे में, आंतरिक नीति और विदेश नीति, ये सभी के बारे में जानकारी मिलती है। सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सकें। तो इसमें क्या आंसर आएगा? इसमें आंसर आ जाएगा आपका ए वाला 14 हो जाएगा। क्या? 14 आदेश। ठीक है, 14 आदेश उत्तीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सकें। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? बताना भाई, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो ये हो जाएंगे बिंदुसार के थे। किसके? बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। अच्छा, प्रसिद्ध कलिंग युद्ध सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया? तो 261 BC में लड़ा गया। कब? 261 BC में लड़ा गया।
कौन से राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे? कौन से आपके, तो ये हो जाएंगे अशोक हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अशोक हो जाएंगे। ठीक है, अशोक राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे। क्या? कौन से राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन, ये तो जस्ट पीछे भी कर चुके थे। अशोक के अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया गया? ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया गया? आपका हो जाएगा द्वितीय मुख्य शिलालेख, जिसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का भी उल्लेख किया गया। अशोक महान से संबंधित थे, किस वंश से थे? तो ये तो यार सिंपल सवाल है, मौर्य वंश से संबंधित थे। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। किसने? अशोक ने करवाया था। अगला सवाल है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत भाषा का प्रयोग किया था? किस प्राकृत भाषा का प्रयोग किया था? तो इसने किया था किसका? मागधी भाषा का। किस भाषा का? मागधी भाषा का प्रयोग इन्होंने किया था। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये हो जाएगा कुडाल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अशोक का उत्तराधिकारी कुडाल हो जाएगा। अगला है, किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक वर्णित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा कौन सा? मास्की अभिलेख हो जाएगा। मास्की अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है, मास्की अभिलेख। श्रीनगर शहर को किसने बचाया था? तो श्रीनगर शहर को बचाने वाला व्यक्ति था, कौन था? अशोक हो जाएगा। कौन? अशोक। अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का विवरण दिया गया है? तो ये आपका 13वां, आपका 13वां हो जाएगा, 13वां। ठीक है, 13वां हो जाएगा, कलिंग युद्ध का विवरण दिया गया है। अगला सवाल है, अशोक का एकमात्र शिला रूप चित्र कहाँ पाया जाता है? तो शिला रूप चित्र आपका पाया जाता है, ये पाया जाता है कंगनहल्ली में पाया जाता है। ठीक है, किसमें? कंगनहल्ली में पाया जाता है, कंगनहल्ली। अशोक का कौन सा अभिलेख द्विभाषी है जिसमें अरमाइक एवं यूनानी भाषा का प्रयोग किया गया? तो अरमाइक और यूनानी भाषा का प्रयोग किसमें किया गया? सर-ए-कुहना में किया गया। एक आपका है सर-ए-कुहना है जिसमें अरमाइक भाषा का प्रयोग किया गया। अभिलेख द्विभाषी है। ठीक है, अशोक का यूनानी भाषा का प्रयोग किया गया, अरमाइक एवं यूनानी भाषा का प्रयोग किया गया सर-ए-कुहना में। रांग्यो अशोक किस शिलालेख में सम्राट अशोक को कहा गया था? तो ये किसमें कहा गया? कंगनहल्ली में। ठीक है, कंगनहल्ली में रांग्यो आपका अशोक कहा गया। ठीक है, कंगनहल्ली में। कौन सी कथाएं अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्ति कलाओं से संबंधित हैं? मूर्ति कलाओं से संबंधित हैं, ये हो जाएगा आपका जातक कथाएं। क्या हो जाएंगी? जातक कथाएं हो जाएंगी। अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्ति कलाओं से संबंधित हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक हो जाएगा आपका बृहद्रथ हो जाएगा। कौन सा? बृहद्रथ हो जाएगा। अगला, कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था? कौन सा तत्व था जो धम्म में वर्णित नहीं था? माता पिता का आज्ञा पालन, ये तो शामिल था उसमें। दान पुण्य भी था, भातृभाव था, संघ के प्रति आस्था, ये आपका सम्मिलित इसमें नहीं था। ठीक है, संघ के प्रति आस्था ये आपका सम्मिलित नहीं था। बौद्ध धर्म से संबंधित, बौद्ध धर्म से जो आपका संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धार्मिक स्तूप का निर्माण मूलतः किस वंश के शासनकाल के दौरान करवाया गया था? तो धार्मिक स्तूप का निर्माण आपका मौर्य वंश के शासनकाल में करवाया गया था। किसमें? मौर्य वंश के शासनकाल में करवाया गया था। किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लिखित किया था? ऐसा कौन था जो उल्लिखित किया था? ये कौटिल्य था। ठीक है, कौन था? कौटिल्य हो जाएगा। ठीक है, कौटिल्य जो मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लिखित किया था। अगला सवाल है, बौद्ध संरचना धम्मेक स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो धम्मेक स्तूप जो स्थित है आपका सारनाथ में। कहाँ पर? सारनाथ में स्थित हो जाएगा। ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था। मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे क्या कहा गया था? तो इसे क्या कहा गया था? तो ये कहा गया था उत्तरापथ कहा गया था। क्या कहा गया था? उत्तरापथ कहा गया था। कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है? तो ये तो आपको पता हो, मेगास्थनीज ने क्या लिखा है? इंडिका लिखा है। क्या लिखा है? इंडिका इसके द्वारा लिखा गया किताब। उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था? उदय ने मगध की राजधानी को बदल दिया था और किस शहर से हटाकर के पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था? तो ये हो जाएगा राजगीर। ठीक है, ये हो जाएगा राजगीर हो जाएगा।
मेगास्थनीज दूत था किसका था, तो मेगास्थनीज दूत था किसका था, तो ये सेल्यूकस का था, ठीक है, किसका, सेल्यूकस निकेटर का था। पूछ रहा है कि साम्राज्य में कंटक शोधन नामक एक प्रकार का दरबार प्रचलित था। कंटक शोधन की बात आती है तो ये आपका मौर्य शासन काल में ही चर्चा होती है इसकी, ठीक है, किसमें, मौर्य शासन काल। मेगास्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था, वो किस देश से संबंधित था। मेगास्थनीज कहाँ से आया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मेगास्थनीज किस देश से संबंधित था, तो ये हो जाएगा यूनान का था। कहाँ का था, यूनान का हो जाएगा। अगला सवाल, कनिष्क किस वंश से संबंधित है। कनिष्क आपका कुणाल वंश, कुषाण वंश के संबंधित है, ठीक है, किससे, कुषाण वंश के संबंधित है कनिष्क। बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में कौन सा एक विषय सही नहीं है, कौन सा इनमें से सही नहीं है, तो देखो पहलैया बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं, सही बात है, 4 गुफाएं। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं, सही है। यह अभिलेख इन गुफाओं को आजीवकों को समर्पित है, बिल्कुल सही है। ये सभी ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं, तो कह रहे हैं इनमें से कौन सा गलत है, तो आपका डी वाला गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही हैं। अगला सवाल है, कौन सा शासक मौर्य वंश से संबंधित नहीं था। मौर्य वंश से संबंधित नहीं था, वो हो जाएगा आपका बिंबिसार। कौन हो जाएगा, बिंबिसार हो जाएगा, ठीक है, कौन हो जाएगा, बिंबिसार आपका मौर्य वंश से संबंधित नहीं है, बाकी सारे हैं, चंद्रगुप्त है, बिंदुसार, अशोक है, ये सभी हैं। कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वे एक स्थिर चित्त एवं शांतिप्रिय सम्राट और के अनुयायी बने थे। तो जो आपका जो अशोक था बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। अगला सवाल है, कौन से निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था, तो राज्य का 7वां अंग हो जाएगा ये आपका मित्र हो जाएगा, कौन, मित्र हो जाएगा। हाथी गुफा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है, तो हाथी गुफा जो है अभिलेख के शासक तो खारवेल राजा, ठीक है, खारवेल राजा के विषय में जानकारी का स्रोत है। अगला है, मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है। मणिभद्र आपका है तो ये आपका किससे, परखम, कहाँ से, परखम से प्राप्त हुई है। मणिभद्र यक्ष नाम से अंकित आपका जो है अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई, परखम से प्राप्त होती है, ठीक है। अगला सवाल, भारतीयों के महान ऋषभ मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ कराया, भारतीयों के जो महान सिल्क रूट था किसने आरंभ कराया था, तो कनिष्क ने करवाया था, किसने करवाया था, कनिष्क ने करवाया था। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका 71 का। 71 में क्या पूछा गया, आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से शासक मात्र नामों यानी माता के नाम से प्राप्त किए गए नाम से पहचाने गए थे, तो उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है जो आपका हो जाएगा सातवाहन, ठीक है, सातवाहन जो आपका हो जाएगा, सातवाहन शासक थे, वो मात्र नामों यानी माता के नाम से प्राप्त किए गए नाम से पहचाने गए थे। ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है, क्या है भाई, ब्राह्मण जो प्रयुक्त हुआ है ये हो जाएगा आपका गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए आता है, गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए। किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी, तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी, तो ये हो जाएगा आजीवक, ठीक है, आजीवक हो जाएगा, नहीं जीवक हो जाएगा, क्या बोल, आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की, तो ये जीवक था, ठीक है, जीवक हो जाएंगे। अगला सवाल, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है, कौन सा लेख है, तो ये लेख हो जाएगा आपका अयोध्या वाला लेख। अच्छा भाई साहब, कितने करवाए थे, 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, किसने, पुष्यमित्र शुंग ने करवाए थे, ठीक है। कहाँ से मिलता है, अयोध्या लेख से जानकारी मिलती है। अगला सवाल है, हाँ, कार्दमम क्षत्रपों ने किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए, कौन से, तो ये हो जाएगा आपका ताम्र, ठीक है, ताम्र आपका धातु के सिक्के चलाए थे। निम्नलिखित में से किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं, तो संकर्षण और वासुदेव दोनों अंकित हैं, तो ये आपका अगाथोक्लीज हो जाएंगे, क्या, अगाथोक्लीज हो जाएंगे, ठीक है, अगाथोक्लीज।
किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? ऐसा कौन सा था भाई? उसका नाम था विम कोडफिशस। क्या नाम था? विम कोडफिशस करके, ठीक है, विम कोडफिशस करके इसने व्यापक रूप से स्वर्ण मुद्रा चलाई। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है? तो उसका नाम हो जाएगा क्या भाई साहब? उसका नाम खरोष्ठी लिपि हो जाएगा। क्या? खरोष्ठी लिपि, जो दाएं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। अगला सवाल है कौन सा विकल्प इनमें से सही नहीं है? ये आपसे पूछ रहे हैं। तो देखो भाई, देखते हैं इसमें। कहता है कि बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए। सही बात है। फिर उसके बाद में लुम्बिनी में इनका हुआ था, नेपाल में हुआ था। सही है। गौतम बुद्ध का जन्म, उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। सही है। चरक गौतम बुद्ध के निजी ही है नहीं, ठीक है, जीवक थे, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन। अगला सवाल, मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया था? तो ये आपका किस वंश ने समाप्त किया था? तो ये हो जाएगा शुंग वंश ने समाप्त किया था। किसने? शुंग वंश ने समाप्त किया था, ठीक है, शुंग वंश ने समाप्त किया था। चलिए आज के लिए इतने रखते हैं और फिर उसके बाद में अभी यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन आगे करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपका 81 नंबर का क्वेश्चन। 81 नंबर का क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ईसा पूर्व शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया था। तो पूछ रहा है आपसे कौन सी शताब्दी थी, तब की चर्चा हो रही। तो पहली शताब्दी के आसपास की चर्चा होती है। तो इस टाइम पर कुषाणों ने क्या किया था? उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित कर दिया था। अगला सवाल है, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? चाणक्य जी का अन्य नाम की बात की जाती है तो विष्णुगुप्त हो जाएगा। कौटिल्य भी कहा जाता है इन्हें। अगला सवाल है अगला सवाल है आपका कि पूछ रहा है कि राजवंश दिए गए हैं और यहाँ पर इनको मैचिंग कराना है, ठीक है, राजवंश दिया गया और मैचिंग कराना है। तो उनकी राजधानी है, तो जैसे आपका शुंग वंश की राजधानी क्या हुआ करती थी? शुंग वंश की आपकी राजधानी विदिशा हुआ करती थी। सातवाहन वंश की आपकी राजधानी प्रतिष्ठान हुआ करती थी। सातवाहन, प्रतिष्ठान और कदम्ब की राजधानी आपका बनवासी हुआ करती थी। क्या? बनवासी हुआ करती थी। चंदेल राजवंश की राजधानी महोबा हुआ करती थी। तो ये हो जाता है इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। पहला मतलब शुंग वंश का हो जाएगा 4, एक शुंग का हो जाएगा 4, विदिशा हो जाएगा, सातवाहन का आपका प्रतिष्ठान हो जाएगा, कदम्ब का आपका बनवासी हो जाएगा, चंदेल का आपका महोबा हो जाएगा। तो इसको आप मैच करा लेना। अगला सवाल है, कह रहा है कि इधर आपको मैचिंग कराना है और ये मतलब इधर आपके शासक दिए गए हैं और इनसे जो शिलालेख संबंधित हैं या फिर इनके बारे में जो चर्चा की गई है, तो इनको मैचिंग कराना है। तो यहाँ पर जो आपका जो सही उत्तर जाएगा, देखो यहाँ पर पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है, क्या क्या देखना है। तो देखो पहले कहता है गांधार कला। गांधार कला जो किससे संबंधित है? तो ये कुषाण से संबंधित है। किससे? गांधार कला आपका कुषाण से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख की बात की जाती है तो ये आपका रुद्रादमन फर्स्ट से संबंधित है, जूनागढ़ अभिलेख। मिलिंद पन्हों की अगर बात की जाती है तो ये आपका मिनांडर हो जाएगा। और तक्षशिला लेख की बात की जाती है तो ये आपका पत्तिक हो जाएगा। तो इसका आपका क्या 3 हो जाएगा पहले, फिर 4 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 2। ये वाला आपका आंसर सही होगा। अगला है कलिंग नरेश खॉरवेल किस वंश से संबंधित है? तो इनका वंश पूछा जा रहा है आपसे। तो इनका वंश था चेदी वंश, ठीक है, चेदी वंश हुआ करता था, चेदी वंश से ये संबंधित है। कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? कौन सी कला है जो ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? तो उस कला का क्या नाम है? तो उस कला का क्या नाम हो जाएगा भाई साहब? उस कला का आपका नाम हो जाएगा उस कला का नाम हो जाएगा गांधार कला। क्या? उस कला का नाम गांधार कला हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किसने लिखी है? किसके द्वारा लिखी गई है? तो अच्छा, इसमें तो बताना भाई इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, इनके हिसाब से तो इसमें डी आंसर है, लेकिन ये बताना इसमें किसकी बुक है।
मनुस्मृति के अनुसार महिलाएं निम्नलिखित में से किस रीति से संपत्ति अर्जित कर सकती हैं? मनुस्मृति के अनुसार मतलब क्या बताते हैं कि जो फीमेल होती है कैसे किस आधार पर संपत्ति अर्जित कर सकती हैं? तो उत्तराधिकार के आधार पर। कैसे? उत्तराधिकार के आधार पर। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में राज्य के कितने अंगों का वर्णन किया है? कौटिल्य जी ने जो राज्यों के अंग की बात की है 7 अंगों की बात की है। कितने? 7 अंगों की। अगला सवाल है तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है, कहाँ पर स्थित हो जाएगा? तक्षशिला विश्वविद्यालय आपका पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर? ये पाकिस्तान में स्थित हो जाएगा। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने या चोरी करने की स्थिति में कौन सा दंड दिया जाता था? कौन सा पनिशमेंट दिया जाता था? तो भैया इसमें मृत्यु दंड का प्रावधान था। बहुत भैया खतरनाक था। मौर्य काल में सीता भूमि किसे कहा जाता था? तो सीता भूमि किसे कहा जाता था? तो राजकीय भूमि से जो प्राप्त आय, जैसे राजकीय भूमि से प्राप्त आय से संबंधित था उसे सीता भूमि कहा जाता था। सीता भूमि कहा जाता था। अगला सवाल है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल में बनाई गई थी? तो ये कुषाण काल में बनाई गई थी। किस काल में? कुषाण काल में। ठीक है, कुषाण काल में बनाई गई थी। अगला सवाल है शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? किसके शासनकाल में? तो शक संवत की जो शुरुआत होती है कनिष्क के टाइम पर 78 ईस्वी में होती है। अगला सवाल वासुदेव ने देवभूति की हत्या कर किस वंश की स्थापना की थी? तो वासुदेव ने किस वंश की स्थापना की थी? तो आपका कर्ण वंश। ठीक है, कर्ण वंश की स्थापना की थी। गौतमी पुत्र सतकर्णी को एकमात्र ब्राह्मण एवं अद्वितीय ब्राह्मण किस अभिलेख में कहा गया है? ओ भाई साहब, क्या बोला गया? एकमात्र ब्राह्मण या अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया। तो किस में कहा गया? आपका नासिक में कहा गया। किस में? नासिक में कहा गया। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? चरक और नागार्जुन जी की बात की जाती है तो ये हो जाते हैं कनिष्क। ठीक है, कनिष्क हो जाते हैं। कनिष्क के दरबार में चरक और नागार्जुन हुआ करते थे। चरक और नागार्जुन। किस शासक ने बिना बेगार के सुदर्शनशील का जीर्णोद्धार कराया था? कौन था जिसने बिना बेगार के सुदर्शनशील का जीर्णोद्धार करवाया था? तो उसका नाम था रुद्रदमन। क्या नाम था? रुद्रदमन उसका नाम हो जाएगा। अगला लिखा है कि निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? उसका क्या नाम था? तो किस शासकों ने चलवाई थी? तो ये आपका कुषाण शासकों ने चलवाई थी। किसने? कुषाण शासकों ने चलवाई थी। अगला सवाल महान औषधि विशेषज्ञ चरक किसकी राज्यसभा में रहते थे? तो ये तो जस्ट अभी ऊपर भी क्वेश्चन कर चुके हैं। किसके टाइम पे? तो कनिष्क के टाइम पर रहते थे। कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो कनिष्क की राजधानी हो जाती है, इसका नाम है पुरुषपुर। ठीक है, पुरुषपुर हो जाती है कनिष्क की राजधानी। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो भारत में स्वर्ण मुद्राएं सबसे पहले इंडो बैक्ट्रियन ने चलाई थी। किसने? इंडो बैक्ट्रियन ने चलाई थी। चलो आज के लिए इतना ही पूरा हो गया। अगला चैप्टर है गुप्त और गुप्तोत्तर काल का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल की बात करेंगे। यहाँ से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सभी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।